आज बातें मुलाकातें करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर महेश दवे और साथ में हैं डॉक्टर लीना दवे। आपका स्वागत करते हैं। महेश जी, ये बताएं कि आप जब मेडिकल के फील्ड में आए तो ये संयोग था या कोई घटना थी? सर ये संयोग तो नहीं कहें। जब से हौज संभाला और ये आइडिया आया तो हमारे एक बड़े भाई साहब थे, ताऊ जी के लड़के। वो बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे। तो जब से बोलना चालू हुआ तो हम ये डॉक्टर तो नाम आता नहीं था, हम ये बोला करते थे कि कैलाश भाई साहब बनना है। तो आप ये सोचो कि जिस समय से ये आइडिया आया उस समय तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर होते क्या हैं, पर ये था कि हमको कैलाश भाई साहब बनना है। और उस कैलाश भाई साहब के पथ पे अग्रसर होने के लिए हमने मेहनत की सर, और उसी का परिणाम है कि डॉक्टर बन गए। ये कैलाश भाई साहब बनने का दुख तो नहीं होता? सर आज इस प्रोफेशन में आए हुए मेरे को 35 साल हो गए सर, और 35 साल के बाद में भी आज ये लगता है कि जो डॉक्टर प्रोफेशन सेलेक्ट किया है वो मेरे लिए बना है और मैं उस प्रोफेशन के लिए बना हूँ सर। लीना जी, आप बताएं आपका मेडिकल में आना कैसे हुआ? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, मेरा भी सेम बचपन से ही एक सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो बस एक ही टारगेट था कि मेडिकल में ही जाना है, और ईश्वर ने साथ दिया और आज इस फील्ड पे खड़े हैं। ये बताएं कि शुरू में प्रेरणा किससे मिली? हमारे घर में डॉक्टर्स कोई भी नहीं था, पर हाँ, जब भी छोटे होते थे तो बीमार होते थे तो डिस्पेंसरीज, आसपास की डिस्पेंसरी में जाके दिखाया करते थे। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स ट्रीट करते थे तो एक देख के लगता था कि किसी दिन शायद अपन भी इस तरीके से कर पाएंगे। तो वही उन्हीं को देख देख के लगा कि हमें भी डॉक्टर बन के और लोगों की सेवा करनी है, तो बस ये फील्ड ले लिया। ये रेडियो लेक सिटी है, बातें मुलाकातें। हमारे साथ हैं दो मशहूर चिकित्सक, डॉक्टर महेश दवे, साथ में डॉक्टर लीना दवे। डॉक्टर लीना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये नेत्र रोग यानी आँखों के क्षेत्र में इसमें संयोग से आई, या ये भी आपने सोचा था कि मुझे आँखों का ही डॉक्टर बनना है? देखिए, मेडिकल में जब हम प्री पीजी की परीक्षा देते हैं तो उसके बाद हमारी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस होती है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मुझे शुरू से सर्जरी करना बहुत अच्छा लगता था। एक फ़ाइन सर्जरी करो तो एक सेटिस्फेक्शन जैसा लगता था। और ऑफ्थेल्मोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक मतलब फ़ाइन आर्ट की तरह है, जिसमें बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देख के आपके एकदम फ़ाइन मूवमेंट्स होते हैं। तो वो जो सर्जरी करते हैं तो ये हमेशा एक अट्रैक्ट करती थी। तो इस तरीके से इस फील्ड में आना हुआ। कहीं डर तो नहीं था कि कभी कोई आँख टूटी गई, फूटी गई, देखिए, गलत जब कट हम लग काम गया? करते हैं तो डर तो लगता है, रिजल्ट का डर तो हमेशा ही बना रहता है, पर उस डर के आगे बढ़ना पड़ता है और अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो फिर मुझे लगता है कि जब हम अपना बेस्ट करते हैं तो ईश्वर साथ देता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं। महेश जी, आपका जो स्पेशलाइजेशन है इसमें आप कैसे आए और क्या संतोष है इस बात का पूरा? सर स्टार्टिंग वहाँ से हुई कि हमारे जो पहले वाली फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे लोग आयुर्वेदिक में हुआ करते थे। हमारे पापा जी बहुत फेमस वैद्य थे और डिप्टी डायरेक्टर्स जोधपुर से रिटायर्ड हुए सर आयुर्वेदिक में। हमारे ताऊ जी और वो पूरी फैमिली राजवैद्य हुआ करती थी जोधपुर राजाओं के यहाँ। तो ख़ानदान में एक तरह से दवा के प्रति अट्रैक्शन और दवाई देने की प्रथा और दवाई देने की आर्ट तो पहले से ही थी सर। जब आप उसी फैमिली में ग्रो करते हो तो आपको धीरे धीरे किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करके दवाई देनी है, तो वो एक एफेक्शनेट मामला बना हुआ रहा। फिर जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो एमबीबीएस में ये लगा कि मैं सर लेफ्टी हूँ, तो लेफ़्ट हैंडर्स बीइंग थोड़ी सी सर्जरी कहते हैं कमज़ोर होती है, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं वो राइट साइडर्स के लिए बने होते हैं। तो नेचुरल है कि सर्जिकल ब्रांच का ऑप्शन धीरे धीरे कम हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड आपने लीना जी पे छोड़ दिया? या ऐसे तो वो राइट हैंडर है सर, मेरा राइट हैंड ही लीना है, बट क्या किया जाए सर, लेफ्ट हैंड को ही छोड़ना पड़ा और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड वाला मैंने मेडिसिन सेलेक्ट कर लिया सर। और मैं बताऊं सर कि मेडिसिन में आने के बाद भी दिमाग में ये था कि मेरे को एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रोफेशन ही ज्वाइन करना है। मेरे को गांव में मैं सीएस बन के नहीं जाऊंगा और वो मैं प्रोफेशन में आऊँगा और मैं प्रोफेसर बनूंगा। ये भी लगभग एम एंड ऑब्जेक्टिव साफ था। जब मैं बना सर एमडी के बाद में मेरा डीएम में सिलेक्शन हो गया सर। मैं न्यूरोलॉजी में केईएम हॉस्पिटल जो बॉम्बे का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, जीएस मेडिकल कॉलेज, उसमें भी न्यूरोलॉजी में गया। पर मैं न्यूरोलॉजी भी छोड़ के वापस आके मेडिसिन में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना और आज मैं उसी में सीनियर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत खुश हूँ सर कि जो आपने पहले सोचा था वैसा ही आप कर पाए। महेश जी, आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें आजकल सुनाई पड़ती हैं। एक तो ये कि इसे एक
कंप्लीट होलिस्टिक कई मामलों में चिकित्सा प्रणाली माना जाता है और इसके सिद्धांत भी बहुत सुंदर माने जाते हैं। और बहुत सारे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को फॉलो करने वाले डॉक्टर्स, जिनमें आप भी शामिल हैं, ये मानते हैं कि आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है, आस्था भी बढ़ी है। आप बताएं कि आयुर्वेद की परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां जिनसे आप भी वाकिफ़ थे बचपन में, वे कितनी प्रासंगिक हैं और बतौर एलोपैथिक डॉक्टर इनमें से किन का आप हाँ बोलते हैं, किन का ना बोलते हैं? सर मैं 50 साल का हो गया और लगभग 45 साल तो आप मानो ही मानो कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी को मैं कंपेयर अब इस स्टेज में आके कर सकता हूँ। बचपन का सारा जो ज्ञान था, जो पापा के साथ रह के सीखा, वो आयुर्वेदिक पद्धति का था। फिर जब से मैं MBBS में आया 86 में और उसके बाद में 94 में मैंने अपना MD पास किया और 96-7 से मैंने अपना ये क्लिनिशियन का काम चालू किया। मैं ये कंपेयर करता हूँ कि एक्यूट फेज़ की जो बीमारियाँ हैं, जो जिसमें एक्यूट इमरजेंसीज आप ले लो, उसमें एलोपैथी बहुत काम करती है। जैसे सपोज़ किसी के हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक में आयुर्वेदिक दवाई बहुत काम नहीं करेगी। यदि तुरता फुरत आपने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट लिया तो वो एलोपैथी ही हो सकता है। इसी तरह से किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, किसी आदमी को हाइपोटेंशन में चला गया, तो ये सारी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है ये तो बेसिकली पूरी तरह से साइंटिफिक है और एलोपैथी ही लागू करेगी। बट क्रॉनिक सेगमेंट की डिजीज, जैसे आप दे दो कि किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी के गठिया की बीमारी है, किसी के बहुत लंबे समय से आमावाद जिसको कहते हैं अमीबॉयसिस की बीमारियां हैं, या किसी को साइकेट्री की कुछ इलनेसेस है, तो उन इलनेसेस और क्रॉनिक डिजीज़ में आयुर्वेदिक का अच्छा रोल है। और किसी आदमी को आयुर्वेदिक का ज्ञान है और उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को काम में लेता है, तो काफ़ी कुछ बीमारियों को क्योर तो नहीं किया जा सकता पर कंट्रोल किया जा सकता है। और आयुर्वेदिक में ये रहता है सर कि जो साइड इफ़ेक्ट्स का प्रोफाइल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उनका जो मेजर ध्यान दिया जाता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज में दिया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता एलोपैथी वाले डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारा भी सबसे पहला एम एंड ऑब्जेक्टिव यही होता है। आज के ज़माने में जब भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ मेरे पास आएगा तो सबसे पहले मैं उसको यही एडवाइस करूँगा कि भैया तू नमक खाना कम कर, तू अपना वेट 10% कम कर ले, तू नमक खाना कम करेगा तेरा ब्लड प्रेशर इतना कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ को हम भी प्राणायाम या एडवाइस करते हैं, हम भी एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, हम भी वॉक एडवाइस करते हैं। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर से अपन डिफ्रेंशिएट करें तो आयुर्वेदिक क्रॉनिक सेगमेंट के लिए अच्छा है और एक्यूट इमरजेंसी में तो मैं यही राय दूंगा कि एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं है। लीना जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वस्तुतः भारत में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश हुआ है। हमारे यहाँ की मूल पद्धतियाँ जिसमें आयुर्वेद शामिल है, इसके अलावा जैसे यूनानी बाहर से आई लेकिन वो भी भारत की होगी, होम्योपैथी बाहर जन्मी लेकिन यूँ मान के चलिए कि उसका गढ़ अब भारत है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाहर की भी बहुत सारी पद्धतियाँ आई, तो क्या हम कुछ ऐसी इंटीग्रेटेड एक चिकित्सा प्रणाली बना सकते हैं जिनमें इन तमाम पद्धतियों का समावेश हो? देखिए ये पॉसिबल तो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसको हम लाइफस्टाइल, तो उसमें बेसिक ही यही है कि जो उसके 3 है कि वात पित्त कफ की जो सारी बीमारी है, तो किस चीज़ से क्या बीमारी हो सकती है, अगर हम उसको अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें बेसिकली हम स्टार्टिंग से ही अगर ये आदतें डाल देते हैं, उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं खा सकते, इसके साथ ये खाने से इस तरीके की वात की बीमारी होती है या इससे कफ की। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो वो लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें आगे चल के बहुत सारी बीमारियाँ, क्योंकि आज की जो लाइफ है उसमें लाइफस्टाइल बीमारी ज़्यादा हैं, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। तो अगर ये शुरुआत से ही अगर हम उस कंट्रोल पे चलेंगे तो इनको बहुत अवॉइड कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड मेडिसिन अगर होता है तो नेचुरली हमें शायद ये फिर आगे चल के जो बीमारियों की प्रॉब्लम्स आती है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सबका बेसिक निचोड़ ले लें और उसको फॉलो करते हुए जाएं तो नेचुरली हेल्थ हमारी हम हेल्दी रह सकते हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ ये एक तो कौन कौन सी प्रमुख हैं और क्या लाइफस्टाइल में बदलाव अगर करें तो आपके पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सर जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो भारत भी डेवलपिंग कंट्री है, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है वो है ओबेसिटी या मोटापा। किसी ज़माने में आप देखो अमेरिका जैसा जो डेवलप कंट्री था उसमें हर तीसरा मरीज़ ओबेसिटी से ग्रसित था, और यही सीन अपने यहाँ हो रहा है सर इंडिया में भी। इंडिया में भी ओबेसिटी प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है और ओबेसिटी एडल्ट में ही नहीं सर, चिल्ड्रन में भी ओबेसिटी बहुत है।
और उस ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है सर? एक तो आउटडोर गेम्स बंद होना, नंबर एक, लोग बागों की आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हो गई और ये कोविड ने उस पर और रोक लगा दी सर। दूसरा सबसे बड़ा कि सबके पास आज स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं। वो आदमी यदि आधा किलोमीटर भी जाना है तो वो अपने स्कूटर पे ही जाएगा, पैदल जाएगा नहीं। हमारे बचपन का मेरे को याद है कि हमारा इस कॉलेज जो हुआ करता था पाली में, बांगड़ कॉलेज, वो 5 किलोमीटर दूर था सर। हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाते थे और 5 किलोमीटर आते थे। 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने और का उस वक्त लगता किसी के पास साइकिल है तो बड़ा बड़ा आदमी साइकिल, माना जाता हाँ था। सर, साइकिल थी नहीं। मेडिकल कॉलेज में आए तो साइकिल आई, पर साइकिल भी उस समय 10 से 15% जनता के पास थी। आज एक घर में 5 कार है, हर आदमी के पास अलग कार है। तो वो लाइफ स्टाइल हो गया सब कि कोई एक्सरसाइज करता नहीं, कोई पैदल चलता नहीं। और दूसरा आप सबसे बड़ा सिस्टम देखो सर कि जो खाने का सिस्टम था जिसमें मदर कुक करती थी और बहुत प्यार से खिलाती थी, और इंडियन रसोई की ये विशेषता थी कि उसमें सब कुछ हुआ करता था, प्रोटीन भी होता था, कार्बोहाइड्रेट भी होता था, फैट भी होता था, देसी घी का प्रयोग किया जाता था, जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और सारे के सारे जो B1 B6 विटामिन से भरपूर था, वो अब गायब हो गया। और अब उसका मार्केट पिज़्ज़ा ने ले लिया सर। और पिज़्ज़ा और जो दूसरे फास्ट फूड्स है उसका इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है कि आप पूछो मत बात सर। और बची कुची जो सिस्टम था उसको कर दिया सर लाने ले जाने वालों में। अब आपको कहीं होटल पे जाना भी नहीं है, घर बैठ के ही आप दोनों टाइम खा लोगे। ये सारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के पार्ट हुए सर। एक, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और दूसरा, खाने में फास्ट फूड का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और जो किचन, घर की किचन थी, मदर की किचन थी, वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे हैं। इन दोनों कारणों से जो एनर्जी इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो एनर्जी एक्सपेंड करनी चाहिए पर डे के हिसाब से वो कम हो गई। तो वो कलेक्शन होने की वजह से एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ी। तो सबसे बड़ी डिजीज जो हुई इंडिया में और जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है वो है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापे से लिंक होके जो दूसरी बीमारियां बढ़ी उसमें है हाइपरटेंशन। आप देखो, जब हाइपरटेंशन किसी ज़माने में ये मानते थे कि 50 का आदमी होगा या 60 का होगा तो उसको ब्लड प्रेशर होगा। आज हम देखते हैं 20 साल के आदमी में भी हाइपरटेंशन है। जब हम ब्लड प्रेशर पहली बार नापते हैं तो देखते हैं कि किसी का 200/100 है, किसी का 220 110 है। और यही सीन हो गया सब डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। मैं आपको बताऊं 1994 में जब मैं स्टूडेंट था एमडी का, यहीं आरएनटी का, उस ज़माने में महीने में एक डायबिटीज़ का केस डायग्नोसिस करते थे। और टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली ये मानी जाती थी कि 45 साल के बाद होगी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ हम हर दिन 15 से 20 मरीज़ डायग्नोसिस करते हैं, और उसका जो इंसिडेंस है वो 28 से 29 साल में। तो ये एक मिराकल शिफ्ट हो गया एज का। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, और जब ये तीनों चीज़ें बढ़ी तो हार्ट अटैक होने लग गया, क्योंकि जिसके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है उसको हार्ट अटैक होंगे। उनको लकवे की प्रॉब्लम्स होती है तो उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स होने लगी। क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो नसों में डिपॉजिट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नस बस्ट हो जाती है और सीवीए हो जाता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। तो ये सारी जो डिजीज़ है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ कहलाती है, और इसमें यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जावे तो मेरे हिसाब से इनसे बचा जा सकता है। लीना जी, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें या कुछ खाने पीने में या अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, इसका क्या हमारी आंखों पर भी असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये सारी जो डिज़ीज़ हैं, भले ही वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इन सब का आँखों की रोशनी पे, आँखों के पर्दे पे इफ़ेक्ट आता ही है। भले वो ब्रेन में कोई सर्कुलेशन रिलेटेड हो तो भी आँखों में इफ़ेक्ट आता है। इसलिए अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा तो 100% आँखों की रोशनी को हम अपना सेव कर सकते हैं। और डायबिटीज़ में तो आए दिन हम देखते हैं मरीजों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पर्दे से रिलेटेड होती हैं। और डायबिटीज़ जब तक, और उनमें यूजुअली यही रहता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को तो हम यही एडवाइस करते हैं कि बहुत अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल उनको चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा, आपको मेंटल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस, जो सारी बीमारियों के साथ एक स्ट्रेस और डिप्रेशन और जो मेंटल इलनेसेस हैं, ये भी अब आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई हैं, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, आपको हर चीज़ इतनी जल्दी अचीव करना होता है, तो नेचुरली आप स्ट्रेस में रहते हो। तो ये सारे फैक्टर्स फिर आपको, मतलब आपको ब्लड प्रेशर भी हो गया, आपको डायबिटीज़ भी हो गई, आपको स्ट्रेस भी है, तो ये आपको जल्दी एजिंग करती हैं और आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। तो अगर हम इन सब से कंट्रोल करके और अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं तो हम अपने आप को बहुत कुछ हेल्दी रख सकते हैं।
स्ट्रेस की बात और करते हैं, तनाव, और उसके साथ साथ नींद, वो भी बहुत सारे लोगों की घटी है और अच्छी नींद नहीं आती। क्या ये दोनों चीज़ें भी हमारी आंखों पर असर डालती हैं? देखिए स्ट्रेस का जो है, तो स्ट्रेस तो जब पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा तो नेचुरली उसको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएंगी तो आइज़ पे स्ट्रेन 100% रहता है, तो उसमें आपको दूसरी प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आएंगी तो बीपी बढ़ेगा आपका। तो उस तरीके से आप, ये सब इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो 100% आँखों पे और सारे बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा और प्रॉब्लम्स आती ही हैं। लीना जी, आप क्या सुझाएंगी बतौर नेत्र चिकित्सक? क्या कुछ किया जाए जिससे स्ट्रेस भी ना हो और आँखों की भी हालत ठीक ठाक रहे? देखिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों में हेल्दी फूड खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाने से ही बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो खाने का, जैसा कि बोला कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। तो एक ऐसी लाइफ़स्टाइल हो कि आप नियमित रूप से थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी हो, थोड़ा आपका डाइट कंट्रोल करें, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन या इस तरह का कुछ करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ स्ट्रेस को तो हम कम नहीं कर सकते। आपका वर्क स्ट्रेस है, आपका फैमिली स्ट्रेस है, उन सबको तो हम, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कैसे मॉडिफाई करें उसके अकॉर्डिंग। तो उससे हम अगर अच्छा खाएंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उससे हमारा स्ट्रेस को हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। भोजन को लेकर जैसा कि डॉक्टर महेश दवे भी कह रहे थे, हमारे यहाँ पर वो अच्छी तरह होना, और हमारी एक परंपरागत रसोई थी जिसमें बहुत सारे पदार्थ हुआ करते थे। लेकिन अब जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या यूँ कहें कि वही खाते हैं, और सबसे बड़े विज्ञापन दाता करता वही हैं, और उनके बड़े सुंदर तर्क होते हैं। उनमें से एक तर्क ये है कि ये जो पश्चिम से आया हुआ खाना है, तो पश्चिम के लोग तो कितने ज़्यादा फिट होते हैं, और ये उन्हीं का खाना है, वो देखिए कितने तेज़ दौड़ते हैं, उनकी फ़िटनेस का लेवल क्या है। तो हमारे भोजन में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी हम उनके जैसे फिट ना हो सके। तो इस ये फास्ट फूड के लिए है। ये बच्चे ये तर्क देते हैं। बच्चों से इस मामले में क्या कहेंगे, कितने सच हैं वो, कितने झूठ हैं? नहीं, देखिए ये जो फास्ट फूड है, या जिसलिए हमको कहते हैं, क्योंकि ये तो और मिसकंसेप्शन है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उनमें इतना ज़्यादा होता है, और फिटनेस लेवल उससे कभी भी नहीं बढ़ता, उससे सिर्फ आपकी ओबेसिटी बढ़नी है। जो हमारी परंपरागत रसोई होती थी उसमें सीजनल सब्जियां होती थी। आजकल सब ट्रेंड चेंज हो गया है। उस समय जो सीज़न में सब्जी आती थी वो होता था, दाल होगी, चपाती होगी, दही होगा, गुड़ होगा, घी होगा, ये चीज़ें होती थी। एकदम बैलेंस आपका रहता था, आपको दालों से प्रोटीन, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता था। सब सीजनल सब्जियों से आपको पूरा विटामिन और सारा होता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। अब ये जो फास्ट फूड और जो पश्चिम का हम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम आँख बंद करके उसका वो कर रहे हैं अनुसरण, क्योंकि वो तो सिर्फ आपका मोटापा बढ़ाना है, आपको इंस्टेंट कैलोरी देगा, बाकी उससे आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट, या आपके शरीर को वो सिर्फ वजन ही बढ़ाएगा, बाकी कोई बेनिफिट उसको वो नहीं देगा। डॉक्टर महेश दवे, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो बहुत एंटी हूँ दिल से, और पालन भी करता हूँ यानी दिल से। ज़्यादातर बच्चों के खिलाफ हैं उनके आप? मैं खिलाफ हूँ, इसलिए लोग मेरे को पसंद भी नहीं करते हैं, और मैं बोलता भी बड़ा साफ़ सुथरा हूँ, इसीलिए भी पसंद नहीं करते। देखो सर, ये तो बहुत क्लियर कट कंसेप्ट है कि जो भी फास्ट फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, उसकी कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को, जो एवरेज हमारे जैसे काम करने वाला, आपके मेरे जैसे काम करने वाला है, उसको 18 से तो 2000 कैलोरी पर डे चाहिए। और यदि आपने एक कचौरी खा ली तो कचौरी के कंटेंट 450 से 500 कैलोरी होते हैं। तो नेचुरल है, सब कुछ प्लस ही होने वाला है, और वो प्लस होने वाला है, वो सब ऐड ही होने हैं। आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, सब आपकी तौंद ही बढ़ने वाली है, और कहीं भी वो डिपॉजिट नहीं होगा। और जैसे जैसे तौंद बढ़ेगी, तौंद डायरेक्ट अट्रैक्ट करेगा डायबिटीज़ को, ये पक्का है, और ब्लड प्रेशर को। मोर विल बी द एब्डोमिनल ओबेसिटी, मोर विल बी द लाइफ स्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। यदि आपको तौंद को कंट्रोल करना है, मोटापे को कंट्रोल करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, तो एक ही तरीका है, बाकी कोई तरीका है ही नहीं कि फ़ास्ट फूड को अवॉइड किया जाए। फ़ास्ट फूड खाया जाए, महीने में एक बार ले लिया जाए, और जिस दिन लिया जाए उस दिन दूसरी डाइट को कम कर दिया जाए। दूसरा, जितने भी फास्ट फूड है उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत है। सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से हाइपरटेंशन होना ही है, 100% होना है।
तो आपने डायबिटीज़ को इनवाइट कर दिया, आपने ओबेसिटी को इनवाइट कर दिया, आपने हाइपरटेंशन को इनवाइट कर दिया। जब इन तीन बीमारियों को, इन बीमारियों को हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, कि सारे सिस्टम जितने भी बॉडी में है ये सारे इन्वॉल्व होंगे। डायबिटीज़ हुई तो डायबिटीज़ में ब्रेन इन्वॉल्व होगा, डायबिटीज़ में आई इन्वॉल्वमेंट होगी, डायबिटीज़ में जीआईटी इन्वॉल्वमेंट होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा। डायबिटीज़ वालों के इन्फेक्शन की संभावना, जैसे अभी आपने कोविड में देखा, कोविड में सारे डायबिटिक पेशेंट थे जिनके कोविड के चांसेस बढ़े, या कोविड के बाद डायबिटीज़ हुई, जो भी हैं, तो उनके संभावना डायबिटीज़ की वजह से हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। फिर गैंग्रीन, शरीर के पार्ट का एम्पुटेशन करना पड़ता है, उसमें सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ऐसी बीमारी है मल्टीफैक्टोरियल जिसमें सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए उसके बचने के लिए, और बीइंग डॉक्टर और बीइंग फिजिशियन, मैं तो यही एडवाइस करूँगा सर कि फास्ट फूड नहीं खाएं, और यदि खाएं तो महीने में 2 महीने में एक बार खाएं, और जिस दिन खाएं उस दिन दूसरा खाना अवॉइड करें, ताकि कैलोरी तो आप रेस्ट्रिक्ट कर ही सकते हो कि कैलोरी आज मैंने इतनी ही खाई। और मैं तो पसंद करता हूँ साहब, मैं तो मारवाड़ का आदमी हूँ, मारवाड़ी खाना पसंद करता हूँ सब, कि सबसे बढ़िया खाना मारवाड़ का है और सबसे अच्छा खाना वही है, उसको खा के एंजॉय करो, हेल्थ भी अच्छी रहे और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हो। यहाँ डॉक्टर महेश दवे, मारवाड़ की बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात आपसे और पूछूंगा कि बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा या बाहर बर्गर, इनको तो पश्चिमी खाना मानते हैं, इनको तो फास्ट फूड मानते हैं, लेकिन कचौरी और मिठाई को तो भारतीय खाना ही मानते हैं। समोसा तो हमारा अपना ही, ये कहाँ से फास्ट फूड हुआ? तो ये फास्ट फूड नहीं है ना सर। यदि कोई डेयरी प्रोडक्ट, जैसे आपने कहा कि मावे की मिठाई खा रहा है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट हो गया सर। डेयरी प्रोडक्ट उसको खाना इसीलिए अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव ओबेस पेशेंट्स में, कि उसकी कैलोरी इनटेक ज़्यादा है। वो स्वस्थ खाना है। मावा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज उसमें B12 कंटेंट बहुत अच्छे हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़रूर होगा, पर जो आदमी फिट एंड फाइन है, जो दुबला पतला है, 5-10 साल का बच्चा है, खूब दौड़ रहा है, वो मावे की एक मिठाई खा लेगा तो क्या होगा सर? बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना पिज़्ज़ा और बर्गर करेगा सर। तो मावा अपनी संस्कृति में और हिंदू संस्कृति में और या हिंदुस्तानी संस्कृति में बुरा नहीं है। जहाँ तक रही कचौरी की बात, तो ओकेजनल कचौरी खा ले और दूसरी डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर ले तो भी अच्छी बात है। ये है सर। कचौरी में भी आप देखो, कचौरी में दाल होती है सर, तो प्रोटीन कंटेंट तो उसमें है ही है। उसके बाद उसको तेल में तला तो आप देख लो ये भी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत होगा, पर होगा ज़रूर, और प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी हुआ, तो एक तरह से बैलेंस डाइट होगी। पर क्यों नहीं खाना पसंद करते रोज़, कि उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है। आप दूसरी कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट करो। मैं आपको बताऊं कि यदि आपने कचौरी खा ली और उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया, तो आप इक्विलिब्रियम में आ जाओगे सर। आप कचौरी भी खाओ नाश्ते में और उसके बाद जाके लंच और डिनर भी बराबर बराबर करो, तो मोटापा आएगा, ये तो पक्का है। कई लोग तो कचौरी और उसके साथ साथ जलेबी का नाश्ता ही करते हैं। हाँ, तो फिर खाना नहीं खाएं सर, उस दिन खाना अवॉइड करें कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यही हो सकता है सर। या कई लोग ऐसे भी हैं सर हमारे प्रोफेशन में कि आज मैं कचौरी खा के आया है तो कल 1 किलोमीटर ज़्यादा चलूँगा सुबह। तो ये भी मानसिकता में रहा कि जो कचौरी के 400 कैलोरीज मैंने लिए हैं, वो मॉर्निंग में वॉक करके पार्शियली कंपनसेट करने की कोशिश करूँ। वे श्रोता जो इस बातचीत को सुन रहे हैं और जिनके मुंह में पानी आ रहा है, उन्हें क्या कहेंगे? सर उनको कहता हूँ कि कभी कभी कचौरी खा लिया करो, हम भी खाते हैं, आप भी खाओ, पर खाने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर वॉक कर लो मॉर्निंग में, या जिम जाके थोड़ा सा पसीना ज़्यादा बहाओ। ज़्यादा बड़ी सज़ा दे दी आपने। नहीं, सज़ा नहीं है सर। जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करते हैं सर। और जो लोग सोते रहते हैं अर्ली मॉर्निंग, मैं आपको 100% बताऊं, उनको ये अनुभव ही नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग फतेह सागर की पाल पे घूमना किसको कहते हैं। यदि एक बार वो आदमी जाना चालू करेगा और मॉर्निंग के सूर्योदय देखेगा वहाँ से फतेह सागर की पाल से, तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि वो रोज़ जाना उसका दिल तो करेगा। कम से कम वो जाएगा नहीं, वो बात और है, पर उसका दिल ज़रूर करेगा। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं 15-16 साल से रेगुलर फतेह सागर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, अराउंड 5:30 के करीब। तो मुझे जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि मुझे जो फिज़िकल बेनिफिट्स से ज़्यादा मुझे वो मेंटल बेनिफिट्स ज़्यादा लगते हैं। पूरा दिन के लिए आप एक बहुत पीसफुल और काम हो जाता है आपका माइंड, और प्लस वो जो आप नेचर को जब देखते हो, एकदम ठहरा हुआ सा पानी है, सूर्योदय हो रहा है, कभी कभी बारिश का मौसम में, अलग अलग मौसम में वहाँ का अलग ही एक नज़ारा होता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो
ये मेरे लिए एक बहुत मेंटल पीस वाली बात होती है, एक मेंटल रिलैक्सेशन के बराबर होता है। और किसी दिन आपको फतेह सागर पर 2 किलोमीटर ज़्यादा चलता देखें तो इसका अर्थ ये लगाएं कि आपने कचौरी उससे खाई। पहले कचौरी खाई है। महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 ने बहुत सारे सबक हमको दिए हैं। उनमें से एक सबक ये है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा सबक ये है कि हमारा हाइजीन अच्छा होना चाहिए, तीसरा सबक ये कि हमें सोच समझ के खाना पीना चाहिए। इस बारे में आप और क्या चीज़ें हमारे श्रोताओं को बताएंगे? सर, कोविड-19 को अपन कई बार ये मानते हैं कि उसने बहुत सारी मोर्टेलिटी की, बहुत सारी मॉर्बिडिटी की, पर सबसे अच्छे कुछ सबक जैसा आपने बताया कि वो सिखा के गई। एक सबसे बड़ा सिखा के गई कि धन ही सब कुछ नहीं है, कि आदमी ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। ये भी एक भावना लोगों में आई कि इकट्ठा करें, वो पैसा कुछ भी काम में नहीं आता अनटिल अनलेस आपका फिटनेस नहीं है। तो जो पुराना मोटो था, आयुर्वेदिक कंसेप्ट में भी कहते थे कि स्वस्थ रोगी की जो स्वस्थ काया है वो सबसे परम धन है। तो आदमी जब तक फिट है वो उसका सबसे बड़ा धन है। तो वो ट्रुथ है सर। यदि आदमी फिट है और उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो अपने शरीर से और ज़िंदगी को एंजॉय करेगा। यदि मनी है और फिटनेस नहीं है तो वो एंजॉय नहीं करेगा सर। तो फिटनेस के लिए कोविड ने क्या सिखाया? कोविड ने सबसे पहले चीज़ ये सिखाई कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाया जाए सर। नंबर 2, ओवर क्राउडिंग में नहीं जाया जाए। शादियों के बड़े बड़े समारोह में करोड़ों रुपए खर्च होते थे, वो होना बचा दिया सर उसने। क्योंकि आजकल जो कलेक्शन होता है वो 50 जनों का, 100 जनों का, 200 जनों का गैदरिंग होती है। मेरा ये मानना था वो सब वेस्टेज ऑफ मनी है। और जितना बड़ा दिखावटी और दिखावा करना पड़ता था, लोगों की मजबूरी थी कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे को तो इतने लोगों को बुलाना ही पड़ेगा और ये खिलाना ही पड़ेगा, वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया सर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा। आज लोगों ने पिछले 2 साल से ये सीख लिया कि 50 जनों को बुला के भी आप शादी कर सकते हो, छोटा सा फंक्शन करके भी मैरिज हो सकती है या सेलिब्रेशन हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी भावना ये हुई। दूसरा, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी हाइजीन की, कि लोग बाग हाथ धोने में, डिस्टेंस मेंटेन करने में, हैंड हाइजीन था ही नहीं, डिस्टेंस कोई रखता ही नहीं था, बात करते वक्त एकदम कान में कान मुंह में डाल के बातें करते थे। वो सब सिस्टम ठीक हो गया सर। उससे लोगों की हाइजीनिक प्रॉपर्टी बढ़ने से तो आने वाले टाइम में जो दूसरी डिजीज़ जो लाइफ स्टाइल के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स का, वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और तीसरी बात सैनिटेशन की। अभी भी अपन देखते हैं कि कोविड के बाद अब डेंगू चल रहा है सर। डेंगू क्यों चल रहा है? क्योंकि सब जगह पानी इकट्ठा हुआ है और उस पानी में एडीज का मॉस्किटो ग्रो करता है और वो काटता है। यदि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ यदि सॉल्व हो जाए, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ डिजीज़ को अपन कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। जब भी मानसून आता है, इतने सालों से मैं 20-25 साल से देखता हूँ, मानसून अगस्त का महीना आया और पेशेंट का बहाव आना चालू हो जाता है। कभी मलेरिया आता है, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, पर कोई ना कोई डिजीज़ आती ज़रूर है सर। तो मेरे हिसाब से जो जनरल पॉपुलेशन को, जब हम लोग अपन जैसे आकाशवाणी में बैठ के भी बात कर रहे हैं, तो ये एक नॉलेज को स्प्रेड करने का तरीका है कि जनता के पास जाएं और जनता इसको सुने। इसी तरह से कोविड ने बहुत कुछ आदमियों को इमीडिएटली सिखाया, क्योंकि उनकी उस ज़माने में मजबूरी हुई थी। आने वाली जनरेशन सब सीख रही है हाइजीन वाइजीन, पर इसमें कोविड का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा सर, कि जो लाइफ स्टाइल और जो हाइजीन वाला पार्ट है उसको इम्प्रूव करने में मेरे हिसाब से कोविड का बहुत बड़ा रोल है सर। लीना जी, आप बताएं कोविड ने हमें क्या क्या सबक और दिए? देखिए, इनके अलावा तो सबक तो यही है कि एक तो सबसे बड़ा कि फैमिली के साथ रहने को, सब लोगों को ऐसी भागती दौड़ती लाइफ चल रही थी। मतलब कोविड से पहले का अगर हम सोचें तो हमें खुद भी लग रहा था कि हम एक पता नहीं बस भाग रहे हैं समय के साथ। तो शायद ठहरना सिखाया कि हमें लाइफ में रुकना होता है। और जब लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने अपने फैमिली के साथ टाइम बिताया, तो लगा कि अच्छा लाइफ ये भी होती है। तो मुझे इन सब का देखिए, जिन्होंने सफरिंग हुआ है, जिन फैमिलीज़ में लॉस हुआ है, वो तो नेचुरली उनके लिए ये लाइफ लॉन्ग लॉस है। पर जो सबक हमने सीखा है कि हमें ठहरना होता है। लाइफ सिर्फ भागने का नाम लाइफ नहीं है। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताना। मतलब जैसे सोशल मीडियाज़ पे चल रहा था, रेसिपीज़ चल रही थी, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें आई थी इन सब के बाद, कि जो लोग घरों में रह के मतलब ऐसे हमें कोई कह देगा कि आपको 4 घंटे घर में बंद रहना है तो शायद हम नहीं रहेंगे, पर एक बीमारी के डर ने हमें घर में रखा और हमने घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना सीखा कि आज किसी की क्या इच्छा है, हम चलो वो बनाते हैं, बच्चों ने कि आज हम ये करते हैं। तो एक बॉन्डिंग बढ़ी फैमिली में, सबने एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ इसके बाद सामने आई थी। डर के बहाने ही सही,
लोग क्या अब स्वास्थ्य के प्रति थोड़े या थोड़े ज़्यादा सचेत हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में इस चीज़ को भी लोगों ने लिया था कि क्या है, मास्क लोगों ने बिल्कुल सीरियसली नहीं पहना था कि नहीं, हमें नहीं होगा। और हर हर जना यही सोचता है कि जब कि कुछ भी हम अखबार में पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, कि जब तक हम सेफ़ हैं हमें लगता है कि हमें ये सब नहीं होगा। पर जब सेकंड वेव आई तो यूजुअली हमने देखा कि हर फैमिली में आपके कोई नोन हो या फ्रेंड सर्कल में हो या कोई रिलेटिव हो, कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है किसी न किसी तरीके से। तो उसने हमें समझाया कि नहीं, ये जो पेंडेमिक है, शुरू में हम लोग भी मरीजों को या बहुत मिलने वालों को डांटना पड़ता था कि मास्क पहनो, बोले कुछ नहीं होगा, हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा। और ऐसे उल्टे सीधे तर्क लोग देते थे कि नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे, सबका भलाई करते हैं, हमें बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी तरीके का डिफ्रेंशिएट नहीं करती, बीमारी जिसको भी होनी होगी। पर हाँ, ये है कि अगर हम केयरफुल रहेंगे तो सेकंड वेव ने ये सिखाया कि नहीं, हमें खुद के लिए बहुत सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक पॉजिटिव, किसी भी चीज़ का आप नेगेटिव तो सारे सबने भुगता ही है, मतलब सबने। पर अगर हम उसको सोचें कि हमने क्या पॉजिटिव उसका निकाला, निचोड़ क्या निकाला, कि उससे हम क्या सीख सकते हैं, तो नेचुरली हमने सीखा कि अपनी सेफ्टी लेके चलना है। और अगर हम सेफ़ रहेंगे, हमारे घर वाले सेफ़ रहेंगे, हमारी सोसाइटी सेफ़ रहेगी। बहुत ज़रूरी है ये सीखना। महेश जी, जाते जाते उदयपुर वासियों को एक आप छोटा सा प्रेस्क्रिप्शन लिख दें कि ये चीज़ें वे करें तो वे स्वस्थ रहें। सर देखो, आपने मॉनसून सीजन में बुलाया है तो मैं मॉनसून से रिलेटेड ही कुछ बातें बता देता हूँ। जो मॉनसून या पोस्ट मॉनसून या रेनी सीजन जो अपन कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रहती है वो है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। उन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ में टाइम के साथ साथ डिजीज़ बदल जाती है। इस समय सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो डेंगू चल रहा है सर। डेंगू के बाद में स्क्रब टाइफस नाम की एक बीमारी होती है, वो भी ये भी काफ़ी बहुत बहुत चल रहा है, बहुत कॉमन है। तीसरी बीमारी मलेरिया है सर। ये 3 बीमारियां तो होगी जो आप कहते हैं। और कहीं कहीं चिकनगुनिया, जैसे हमारे अहमदाबाद से रिपोर्टिंग आती है, वहाँ चिकनगुनिया बहुत है। तो चिकनगुनिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस और मलेरिया, ये 4 बीमारियां मलेरिया मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस हैं। एक तो ये हो गया सर। दूसरा, जब बारिश आती है और पानी में बदलाव होता है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत कॉमन होती है। उस वाटर बॉर्न डिजीज़ में यूजुअली उल्टी होना, दस्त होना, जॉन्डिस का हो जाना, पीलिया होना वाटर बॉर्न डिजीज़ में आता है। टाइफाइड होना, बिकॉज टाइफाइड भी एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ये डिजीज़ेस बहुत कॉमन होगी। तो अब इन लोगों से इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि इस समय मैं आपको कंडीशन बताता हूँ जनरल हॉस्पिटल की। हम लोगों के पास जो इनपुट्स है पेशेंट्स का वो डबल से भी ज़्यादा है। हमारे पास बेड्स नहीं होते इस समय। ओपीडी लगभग 2 से 3 गुना होते हैं सर। मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। हर घर में पेशेंट रहते हैं। तीसरी चौथी बीमारी के नंबर पे आता है खांसी जुकाम। मौसम में परिवर्तन होता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहता है। और अब तो खांसी जुकाम के खांसी नाम जुकाम, से लोग घबरा हाँ, जाते हैं, हमसे खांसी दूर भाग जुकाम जाते आते हैं। ही लगता है कि कोविड हो गया। तो ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। तो इनसे कैसे बचा जाए? तो सबसे पहला कार्यक्रम ये किया जाए सब कि मॉस्किटो प्रोटेक्शन किया जाए, कि मच्छर से बचा जाए। फुल आस्तीन का शर्ट पहने बाहर जाते वक्त, हाफ पैंट नहीं पहने, फुल पैंट पहने, सॉक्स पहने, तो मच्छर को काटने की जगह नहीं मिलेगी सर। नंबर 2, जहाँ भी पानी का कलेक्शन हुआ है और अपने को लगता है कि पानी बहुत कलेक्ट हो रहा है, उस पानी को ड्रेन करें सर। मैं अपने घरों में ही आपको एग्जांपल बताता हूँ। घरों में कूलर भरे हुए हैं पानी के, उस पानी में एडीज मॉस्किटो ग्रो कर रहा है और वो ही मॉस्किटो काटने से आपको जो डेंगू हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि डेंगू जो होता है वो कलेक्टेड फ्रेश वाटर में होता है सर। तो ये फ्रेश वाटर है, गंदा वाटर नहीं है और कलेक्टेड है। आपने देखा लोग बाग पानी की बाल्टी भर लेते हैं और बाथरूम में इकट्ठी करके रखते हैं सब कि आज पानी आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, आज पानी आ रहा है, तो बहुत सारी बाल्टी इकट्ठी की हुई है। किचन में पानी कलेक्टेड है, ये क्लियर वाटर है, ये सारे सोर्स है डेंगू के। तो कृपया वो इकट्ठा नहीं होने दें। नंबर 1, जो घर के ऊपर जो टंकियाँ बनी हुई हैं उसको ढक के रखें, क्योंकि उसमें पानी कलेक्ट होगा ही होगा, उसमें पानी रहेगा, तो उसको ढक के ही रखना है। जहाँ भी पानी आप घर में इकट्ठा करते हो उसको ढक के रखें, तो डेंगू ग्रो नहीं करेगा, डेंगू का मच्छर ग्रो नहीं करेगा। तो एक तो मच्छर बॉर्न डिजीज़, मच्छर को पनपने से रोकें। दूसरा, यदि मच्छर पनप गया है तो आप जहाँ भी बैठते हैं ऑफिसेज में, ऑफिसेज में, वहाँ मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें जिससे कि मॉस्किटो भाग जाएं। जैसे गुड नाइट यूज़ कर दिया, जैसे कछुआ अगरबत्ती आती है उसको आपने यूज़ कर दिया, तो मच्छर आपके पास नहीं आए। दूसरा तरीका। तीसरा, रात को सोते वक्त हल्का सा पंखा लगा के नेट थोड़ा सा ओढ़ लें तो मच्छर काटेगा नहीं। तीसरा तरीका। और यदि उसके बाद में भी बुखार हो जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाएं।
और डॉक्टर के पास जाके डेंगू की, मलेरिया की, स्क्रब टाइफस की जो भी टेस्ट करें, वो टेस्ट करने के बाद में जो भी डॉक्टर दवाई स्टार्ट करें वो स्टार्ट कर लें। क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब मरीज़ लेट आता है और मरीज़ को मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नाम की बीमारी होती है। क्योंकि इन सब बीमारियों में मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी, जिसको अपन मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, वो हो जाती है। उसके बाद में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये तब सफरिंग भी होगी बहुत जब ज़्यादा। आपने समय पर इलाज नहीं लिया। हाँ, यदि वो समय पे नहीं पहुंचा और उसका इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन हो गया, तो वो मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्सेफलाइटिस होती है। उसमें क्या है, फिर ताड़ आना, मरीज़ का बेहोशी का होना, इनकॉन्टिनेंस, पेशाब का कपड़ों में करना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब सिम्टम्स के पहले डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें सर। दूसरी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मैंने कहा वाटर बॉर्न, ये तो मॉस्किटो बॉर्न है, तो मच्छर को पनपने नहीं दें, मच्छर को पकड़ के जल्दी से मार दें। या यदि आपको काट भी लिया और डिजीज़ हुई तो डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवा लें। जहाँ तक वाटर बॉर्न डिजीज़ का सवाल है, पानी साफ़ सुथरा पिएँ, पानी को छान के पिएँ, पानी को क्लोरीनेटेड पिएँ। और यदि ये सब कुछ आप नहीं कर पाते हो तो पानी को उबाल के पिएँ, पानी को उबाल के ठंडा कर लें और उसके बाद पिएँ। तो जितना भी पानी आप उबालोगे जिसमें एंट्रिक, टाइफाइड के जो बेसिलाई होते हैं वो, और दूसरी सब बीमारियों के जैसे टाइफाइड के हो गए, हेपेटाइटिस ए के हो गए, ये सब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आपको ये बीमारियां, वाटर बॉर्न बीमारियां नहीं होगी सर। डॉक्टर महेश दवे और डॉक्टर लीना दवे, आपका हृदय से आभार।